राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। समाचार पत्र, न्यूज एजेंसी या फिर हमारे खाद्यान्न एक्सपर्ट इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। सरकारें बार बार घोषणा कर रही हैं कि अब हमारे पास रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी कहते हैं। ये वास्तविक तथ्य भी है कि गेहूं और चावल के मामले में आज हम पहले और दूसरे पायदान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले और दूसरे पायदान पर पहुंच भी गए हैं। हमसे एक आध देश आगे है और वो भी कोई ज़्यादा लंबी रेस नहीं है। उसको भी शायद निकट भविष्य में हम पार कर जाएंगे, पहले नंबर पर चले जाएंगे। गन्ना के मामले में देखें, गुड़ के मामले में देखें तो आज हम पहले नंबर पर पहुँच ही गए हैं। हमसे ब्राज़ील थोड़ा बहुत आगे है या हम उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह दालों के मामले में रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यद्यपि आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ दालों को लेकर, दलहन को लेकर बहुत जटिल समस्याएं हो गई थी, इसलिए हर साल हमें महंगाई का सामना करना पड़ता था। सब्जियों के मामले में, फलों के मामले में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए सरकारों ने बहुत प्रयास किया है या कुछ गलत हथकंडे अपनाए हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली आवश्यकता है। क्योंकि इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए हमें हर साल 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रसायन आधारित खादों की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 फसलों का हमारा रासायनिक खादों का आंकड़ा है कि हर साल हम 3.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लाखों जो डॉलर रुपए हैं हमें जो कीटनाशक दवाएं उन पर खर्च करनी पड़ती हैं। और इन रसायन आधारित खादों के प्रयोग से और इन कीटनाशक प्रयोग से हमारी ज़मीन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। और हमारे सामने एक खतरा भी पैदा होता जा रहा है कि जैसे जैसे हम रसायन आधारित खादों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी उपजाऊ ज़मीन अपनी उर्वरकता खोती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, सख्त होती जा रही है। उसमें पानी को स्टोर करने की क्षमता, पानी को संचित करने की क्षमता निरंतर घट रही है। पानी जब घटता है, जब ज़मीन की नमी समाप्त होती है तो ज़मीन सहजता से बंजर होती चली जाती है, अपना उपजाऊपन खोजती चली जा रही है। और अब तो शहर बस रहे हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो इसके कारण भी ज़मीन घट रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे रसायन आधारित खादों के कारण या सिंचाई में जल के अनावश्यक प्रयोग के कारण या फिर रसायन आधारित खादों के साथ में जो सिंचाई की आवश्यकता बढ़ गई है, इससे जल स्रोत घटते जा रहे हैं, तालाब पोखरों की संख्या घटती जा रही है और ट्यूबवेल्स या कुओं का जो वाटर लेवल है वो निरंतर घटता जा रहा है। इसके कारण एक और समस्या हो रही है। पहली समस्या तो ये थी कि रसायन खाद आधारित खादों के प्रयोग से हमारी उपजाऊ ज़मीन जो है बंजर होती जा रही थी, मरुस्थल बनती जा रही थी। अब तो जल की समस्या भी खड़ी होने लगी है। जल की समस्या तो और भयंकर है। और इन सब से हमारा जो उत्साह है, हमारा जो ये पहले स्थान को ग्रहण करने की जो उतावलापन है, वो लगता है कि निकट भविष्य में अब समाप्त होने वाला है। और इस सब के कारण हमें कभी भी खाद्यान्न के संकट का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आज हमारे स्टोर खाद्यान्नों से भरे पड़े हों, चाहे आज हम गेहूं चावल के मामले में पहले दूसरे नंबर को छू रहे हों, लेकिन यदि ऐसी परिस्थितियां बनी रहीं, खेत की उर्वरता कम होती गई, उपजाऊ ज़मीन बंजर होती चली गई या मरुस्थल में कन्वर्ट होती चली गई, या फिर हमारे शहरों का आकार बढ़ता चला गया। क्योंकि अब एक चीज़ सामान्यतः देखी जा रही है, हर कस्बे में, शहर में जो शहर के बाहर की ज़मीन है और प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें बिछ रही हैं, पुल बन रहे हैं। इससे जो खेती की ज़मीन निरंतर घट रही है और ऐसे में कभी भी खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। यदि ये रसायन आधारित खाद और जो कीटनाशक दवाएं हैं वो हमारे खेत पर प्रभाव डाल रही हैं। दूसरा, पानी की कमी हो रही है। इससे निकट भविष्य में कभी भी हमें खाद्यान्न का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश के अंदर गेहूं की, चावल की या जो और चीज़ें, जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं, उनकी कमी हो सकती है और इससे कभी भी हमारे देश के ऊपर संकट मंडरा सकता है। तो ये सोचने का विषय है। सरकारों को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। 2022 के आसपास एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया कि पानी की कमी के कारण या फिर मिट्टी की
सख्त होते जाने के कारण या भूमि की उर्वरता कम होते जाने के कारण देश के 27 राज्यों में से 24 राज्य ऐसे हैं यहाँ भूमि का बंजर होने की दर अचानक बढ़ गई है। और ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं, ऐसे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि देश की कम से कम 20% के आसपास ज़मीन ऐसी है जो बंजर हो चुकी है। यदि एरिया के रूप में कहा जाए 10 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो लगभग बंजर की सीमा में चली गई है। वहाँ किसी तरह की पानी की सुविधा नहीं रही, यहाँ किसी तरह की खाद्यान्न की ज़रूरत नहीं रही, वहाँ कोई जीव जंतु भी वहाँ रहना पसंद नहीं करता कि बंजरपन की परिभाषा भी यही है। यहाँ पानी के स्रोत समाप्त हो जाएं, सिंचाई का कोई सूत्र ना रहे, पशु पक्षी तक उस स्थान को छोड़ जाएं, यहाँ घास पात तक नहीं उगती हो और भूमि एक तरह से मरुस्थल बन जाए, रेत बन जाए, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। और आज देश की 10 करोड़ से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो इस कैटेगरी में आ गई है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि 10 राज्य ऐसे हैं हमारे देश के, यहाँ की भूमि 70% तक बंजर हो चुकी है। आप अंदाज़ लगा सकते हो कि जब 10 करोड़ से ज़्यादा भूमि, 10 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि बंजर हो जाए या 10 राज्यों की उपजाऊ ज़मीन है 70% तक अपना उपजाऊपन कमा दे, तो कभी भी खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो 10 राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है। ऐसे राज्य हैं जो बड़ा आकार रखते हैं और खेती में जिनकी अच्छी पकड़ है। तो हमें अपनी खेती को लेकर, अपने खाद्यान्न को लेकर अभी से सचेत हो जाने की आवश्यकता है, अन्यथा कभी भी हमारे सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो सकती है, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है। सरकारों को भी इसको लेकर गंभीरतापूर्वक रहना चाहिए और इसके लिए हल क्या हो सकता है कि इस संकट से कैसे बच सकते हैं। इस खाद्यान्न संकट को लेकर या हमारी ज़मीनें, भूमें जो अपने उपजाऊपन गंवाती जा रही हैं, बंजरपन की तरफ बढ़ रही हैं या उनका मरुस्थलीकरण हो रहा है, उसको कैसे रोकें। तो इस मामले में भी हमारी गौ माता बहुत मदद कर सकती है। गौ माता की मदद लेने के साथ में कई अन्य उपाय भी हमें इसके संबंध में करने पड़ेंगे। पहले तो ये है कि जो हमारी परंपरागत खेती रही है उसको अपनाना होगा और हमें गेहूँ चावल के ललक को, गेहूँ चावल के 1 रुपये फसल को लेने की जगह वैसे सरकार ने ऐसे स्टेप उठाए भी हैं, चाहे देर आए दुरुस्त आए, कुछ कदम आगे बढ़ाए भी हैं। अब श्री धान को प्रचलित करना शुरू किया है। श्री धान के अंतर्गत ऐसी फसलों को उपजाने का प्रयास किया जाता है जिसमें कम से कम पानी की आवश्यकता हो, कम से कम खादों की आवश्यकता हो, और यदि खादों की ज़रूरत पड़े भी तो वो गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद के रूप में जो उपलब्ध हो जाता है उसी से उनकी खेती पूर्ति हो जाती है, उन्हीं से पोषक तत्व फसलों को मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्टेप है। और इस श्री धान के अंतर्गत यदि हम अपने खेतों में बाजरा, मक्की, ज्वार, रागी, सामा, कुट्टी आदि यदि लगाएंगे तो निश्चित रूप से उस भरपाई को तो कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे जो गेहूं और चावल से होने वाली है। इसके अलावा गाय में तो और भी बहुत सारे सूत्र रहते हैं। गाय की गोबर में ऐसे गुण हैं कि किसी भी जो अनफर्टिलाइज लैंड हो जाती है, जो अनुपजाऊ भूमि बन जाती है, इस भूमि की पानी को सोखने की क्षमता, नमी को ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसमें पुनः से पानी ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, उसमें पोषक तत्व विकसित हो जाते हैं और जो मिट्टी का भुरभुरापन हो जाता है, जो मिट्टी रेतीली बन जाती है, उसको एक साथ जोड़ने की क्षमता भी गाय माता के गोबर के माध्यम से आ जाती है। क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे तत्व रहते हैं, सेलुलोज के ऐसे कण रहते हैं। फिर एक और तत्व गाय के गोबर में रहता है, इसको लिग्निन कहते हैं, गोंद कहते हैं। उसके माध्यम से भी रेतीली भूमि, भुरभुरी भूमि बन जाती है, उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। तो गाय के उपयोग से हम जो हमारी 10 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन जो बंजर हो गई है उसको पुनः से खेती योग्य बना सकते हैं, या फिर यहाँ जहाँ जल स्रोत घट गए हैं वहाँ जल स्रोतों को निर्मित करके पुराने जो तालाब, पोखर, नदी नाले होते थे, कुएं होते थे, उनको दोबारा से हम काम में लाकर उनको दोबारा से जल से संचित करके उनको दोबारा से जल स्टोर करने की क्षमता पैसा करके फिर से हम
अपने खाद्यान्न को अपने सामान्य रूप पर रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए खतरा की एक संकेत है। खतरा कभी भी हो सकता है। ये ऐसी समस्या है जो कभी भी हमारे सामने प्रकट हो सकती है, तो उसको लेकर भी हमें गंभीरतापूर्वक चिंतन करना